अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो तस्वीर मैंने साथ में जोड़ा हूँ ये वो तस्वीर है जिसमें 70 साल का एक बुज़ुर्ग अपनी 65 साल की बीमार बीवी को अपने कंधे पे डालता है, 4 किलोमीटर तक उसको लेकर जाता है और 4 किलोमीटर जाने के बाद वो जो औरत है दम तोड़ देती है बीच रास्ते के अंदर। मुझे ये तस्वीर देख के इतना अफसोस हुआ। मैं रात में ही इस उन्वान के ऊपर सबक देने वाला था, लेकिन अपनी कुछ मसरूफ़ियत की वजह से वो डिले हो गया। फिर आज जुमा का दिन है तो पूरा दिन मसरूफ़ियत रहती है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सोचकर। मुझे आप बताइए, आज हमको आज़ादी मिलकर 75 साल हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे इसे कहते हैं बेसिक नीड, बेसिक ज़रूरत, यानी ये जो है ना आपका राइट है। राइट देखो, हर गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। एक तो होता है राइट टू फूड, यानी जो मुल्क के रहने वाले लोग हैं उनको पेट भर के खाना देना। राइट टू एजुकेशन, उनको तालीम देना। राइट टू मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी उनका इलाज है, मुआलजा है, ये ज़िम्मेदारी होती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है मैं जब हमारे देश की गरीबी देखता हूँ, लोगों के ऐसे हालात देखता हूँ ना, मुझे अफसोस इसलिए होता है क्योंकि मैंने ऐसे मुल्कों का सफ़र किया हूँ। मैं खुद ऐसे मुल्कों में गया हूँ जो हमारे 20-20 साल बाद आज़ाद हुए और हमारे से बदतर और बुरे हालात वहाँ के थे। अभी मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूँ। जैसे कोरिया की मिसाल ले लो, जापान की मिसाल ले लो। ये मुल्क वो है जिन मुल्कों के लोग गधों का इस्तेमाल करते थे, यानी खच्चरों का इस्तेमाल करते थे। आपको जापान की ओल्ड पिक्चर्स आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे देखिए तो आपको पता चलेगा जापान के जो लोग हैं वो बांस के झोपड़े बना के रहते थे। बांस के झोपड़े बना के रहते थे, खच्चरों का इस्तेमाल करते थे। और जापान बीमारियों के मामले में एक ऐसा मुल्क था, बीमारियां जिसे कहते हैं ना बीमारियों के मामले में जापान ऐसा मुल्क था। डेंगू, मलेरिया, अजीब अजीब तरह के कीड़े मकोड़े आपको जापान के अंदर मिलेंगे आज भी। लेकिन वो कीड़े मकोड़ों की वजह से उस ज़माने में ऐसी ऐसी बीमारियां होती थी, वहाँ के लोगों को बीमारियों से लोग मर जाते थे। ऐसे हालात वहाँ के थे, खाने को नहीं रहता था लोगों को वहाँ पे, यानी जो बेसिक जो फूड जिसे हम कहते हैं उसके लिए भी लोग मोहताज रहते थे। यानी आपने ये सुने भी होंगे या कभी चाइना गए तो देखे होंगे, या फिर आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे कि भाई चाइना के अंदर लोग जो है ना कीड़े मकोड़े और कॉकरोच और चूहे, कुत्ते, बिल्लियाँ, ऐसे ही बिच्छू, कुछ भी सांप वगैरह जो सामने आया वो खा लेते हैं, आज भी खाते हैं वहाँ पे। आपको हैरत होती होंगे ना ये देखकर, आप सोचते होंगे कि अरे यार ये मुल्कों के अंदर लोग ये सब क्यों खाते हैं। ये सब वो शौक़ से नहीं खाते हैं, ये सब उनको खाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास में अनाज ही नहीं था, खाने के लिए ही नहीं था कुछ। तो जब कुछ खाने के लिए ही नहीं है, अब ज़िंदा तो रहना है, तो ज़िंदा रहने के लिए क्या किया जाए, तो जो नज़र आ रहा है खाओ उसको, जो नज़र आ रहा है उसको खाओ। सांप नज़र आ गया उसको खा लिए, बिच्छू नज़र आ गया उसको खा लिए, कीड़े मकोड़े खा लिए। ये मुल्कों के हालात मैं आपको जो बता रहा हूँ ये उस वक्त के हालात हैं उन मुल्कों के, हमारे से 15-15, 20-20 साल बाद में जो आज़ाद हुए। कोरिया हमारे से 1 साल बाद आज़ाद हुआ। जापान जो है उसी वक्त में, यानी कोरिया वगैरह उसी वक्त आज़ाद हुए जब जापान टूट गया पूरी तरह से, यानी 1947 के बाद में। 1951 में कोरिया को पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। पहले तो 3 साल तक वो लड़ाई लड़ के आपस में ही, उसके बाद में जो है मुल्क ने डेवलपमेंट शुरू किया। जापान पे जो अटैक हुए, जापान पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद उसने जो अपना डेवलपमेंट शुरू किया 1980, 85, 90 तक चाइना का जो जीडीपी है वो हमारे से नीचे रहता था, हम उसके ऊपर रहते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है उसके बाद ये सारे मुल्कों ने जो पिकअप पकड़े, उसमें एक मलेशिया में भूल गया,
मेरे ख्याल से 1965-64 ऐसा कुछ साल है वो। मलेशिया जिस वक्त में आज़ाद हुआ और सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ, उस ज़माने के अंदर वहाँ के भी हालात ऐसे थे कि सिंगापुर में पीने का पानी नहीं था लोगों के पास में। पीने का पानी वहाँ का सबसे बड़ा मसला ये था सिंगापुर का कि भाई अब हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज़ाद होने के बाद में हम पानी कहाँ से लाएंगे पीने के लिए। तो मलेशिया ने उनसे कमिटमेंट किया, बोले भाई ठीक है तुम हमारे से आज़ाद भी हो गए, कोई बात नहीं है, हम तुमको पीने का पानी देंगे। और आपकी मालूमात के लिए आज भी सिंगापुर को पीने का पानी मलेशिया से ही जाता है। मलेशिया ही उनको पूरा पीने का पानी जो है सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है। बहरहाल अब उसके बाद आज के हालात हम इन सारे मुल्कों के और हमारे भी अपने देश के हम देखते हैं। अब ये सारे मुल्कों के हालात अगर आप देखोगे, जापान, तो जापान वो मुल्क है पूरी दुनिया को वो कर्ज़े बांट रहा है, क्योंकि इतना पैसा है उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ खर्च करे। तो अपना मुल्क छोड़ के अहमदाबाद और मुंबई के बीच में 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने जो है बुलेट ट्रेन के लिए दे दिया इंडियन गवर्नमेंट को। अफ्रीका के मुल्कों को कर्ज़ा दे रहे हैं और उनके अपने ख़ुद के मुल्क का ये हाल है। टेक्नोलॉजीज़ हर चीज़ के अंदर वो इतने हाईटेक है कि मतलब जापान का आज टेक्नोलॉजीज़ का नाम लेंगे तो पहला नाम आता है जापान का। छोटा सा मुल्क, लेकिन पूरे अमेरिका में जो गाड़ियाँ चल रही है जैपनीज़ कंपनी की, इनोवा, कैमरी, अरब मुल्कों में ख़ास तौर पे अरब मुल्कों की फेवरेट जो कार है वो है कैमरी। कैमरी सऊदी अरब में आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे कैमरी। कौन से कंपनी की? ये सब टोयोटा कंपनी इसके प्रोडक्ट हैं। टोयोटा कहाँ की है? जापान की है। होंडा जापान की कंपनी है। सुजुकी, यामाहा, ये सब कंपनियाँ जापान की है। आज जापान ने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा जमाया हुआ है हर लाइन से, हर एतबार से, यानी जापान का जो है पूरी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा है। कोरिया छोटा सा मुल्क है, मुश्किल से 2-5 करोड़ उसकी आबादी है, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर जो है इन लोगों ने अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसका कब्ज़ा किया हुआ है। आज आपको वो मुल्क में कोई नंगा, कोई भूखा, कोई बीमार, कोई माजूर नहीं मिलेगा। हर फैसिलिटीज़, मैं ख़ुद कोरिया में सैमसंग के हॉस्पिटल में मैं खुद गया हूँ। मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया था वहाँ पे, उन लोगों ने मुझे जो है, मैंने शायद इससे पहले उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, वहाँ का जो बाम वगैरह होता है वो सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट में दिए थे। इतना बड़ा पूरा एक पैक ही दिए थे उन्होंने, सैमसंग का हॉस्पिटल, सैमसंग कंपनी का। तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला भाई सैमसंग कंपनी का हॉस्पिटल है तो पैसे बहुत लेते होंगे ये लोग। बोले नहीं नहीं नहीं, ये कोरियन जो लोकल लोग हैं उनके लिए फ्री है। क्यों फ्री है? तो पता चला कि जो सैमसंग कंपनी है उनका अपना एक फाउंडेशन है सैमसंग कंपनी का ही, और वो फाउंडेशन के तहत में कंपनी अपना जो अर्निंग है वो अर्निंग का एक हिस्सा जो है वो फाउंडेशन को देता है, और फाउंडेशन के तहत में हॉस्पिटल चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, वहाँ के लोगों को एजुकेशन दिया जा रहा है। यानी भाई वो लोग कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है खाली रिकॉर्ड बनाने के लिए कि सैमसंग कंपनी दुनिया की पहली, दूसरी, चौथे नंबर की कंपनी है, बल्कि कमा रहे हैं तो अपने देश के लोगों पे उसको खर्चा कर रहे हैं। सैमसंग फाउंडेशन, पता चला सैमसंग फाउंडेशन का ये हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल कम से कम 40 फ्लोर का था जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। ऐसी जगह पे वो हॉस्पिटल बना हुआ है, फ्री में, मुफ्त में, वहाँ के लोकल लोगों के लिए। तो आज वो मुल्क तरक्की के 7वें आसमान पे पहुँचे हुए हैं। वहाँ आपको कोई भूखा, कोई नंगा, कोई बीमार नहीं मिलेगा। ये तो बड़े बड़े मुल्क हो गए। अभी मैं आपको मलेशिया की भी बात बताता हूँ। मलेशिया के अंदर भी ऐसा सिस्टम बना हुआ है। मैंने मेरी आँखों से देखा, मैंने मेरी आँखों से, कि वहाँ पे जो है ना, जो ऐसे वहाँ पे ऐसी लोग जो है रास्ते से जो कोई ज़रूरतमंद है उनको फूट के ऐसे पूरे पैकेट्स लोग वहाँ पे बांटते थे। मस्जिदों के बाहर फूड बांटा जाता था, मस्जिदों के बाहर इस तरीक़े से खड़े हुए हैं मगरिब की नमाज़ के बाद और ज़ोहर की नमाज़ के बाद। जैसे अपने वहाँ पे भीख मांगने वाले होते हैं, जैसे ही मस्जिद से कोई बाहर निकला है तो कोई उसका कुर्ता खींच रहा है, कोई उसका रुमाल खींच रहा है, कोई खुद ही उसके जेब में हाथ डाल रहा है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे जैसे ही आप नमाज़ पढ़ के निकले तो वहाँ लोग ऐसे दोनों हाथ में जो है ना, ऐसे पूरे अदब से वो पैकेट लेके खड़े हुए हैं। लीजिए, मतलब अगर आपने उनका कबूल कर लिए तो वो आपका एहसान मान रहे हैं कि भाई आपने हमारा जो है गिफ्ट था, हदिया था, वो आपने कबूल किया। ये हालात है उन मुल्कों के जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ज़कात के देने वाले सब होंगे, ज़कात का लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर ईमान आएगा तो इतना अमन आएगा।
लेकिन उन मुल्कों के अंदर इतना अमन आ गया, आज की तारीख़ में वो सारे मुल्कों के अंदर आपको इतना अमन व अमान सुकून मिलेगा, कोई नंगा नहीं है, कोई भूखा नहीं है, कोई मजबूर नहीं है, कोई मोहताज नहीं है। और हमारे यहाँ पे ऐसे हालात जब हम देखते हैं कि आज़ादी के यानी उनसे 25 साल पहले आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे यहाँ एक आदमी को अपनी बीवी को अपने कंधे पे रख के 4 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। पता है आपको इससे हमारी इमेज क्या बनती है दुनिया के अंदर? दुनिया आज भी हमको भूखा और नंगा समझती है। दुनिया जो है आज भी हमको, इसीलिए आप यूरोप के मुल्कों के वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए तो इंडियन पासपोर्ट देखकर सबसे पहले तो ये तहकीक करते हैं कि भाई इसके जाने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। इतने रिस्ट्रिक्शंस है हमारे लिए सिर्फ इस वजह से कि उनको ये डर महसूस होता है कि ये कहीं हमारे मुल्कों में जाकर वहाँ पे जंप ना मार ले। इस वजह से आज, क्योंकि हमको लोग गरीब समझते हैं, आज भी हमको नंगा समझते हैं, आज भी हमको लोग भूखा समझते हैं। बहुत सारे जो यूरोपियन आते हैं, जर्मनी का एक आदमी मुझे मिला, इतिहाद एयरवेज़ के ऑफिस में मैं बैठा हुआ था कुछ काम से, वो मेरे बाजू में ही बैठा हुआ था। तो उसने कहा, मैंने उससे कहा कि आपको इंडिया में आके कितने दिन हो गए? बोले या आई हैव बीन इंडिया इन टू मच, वेरी ग्रेट कंट्री। बोले यस, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। तो आपने इंडिया में क्या क्या देखा है? बोले आई हैव बीन रियल इंडिया, हंगरी पीपल, ड्रेसलेस। बोले मैंने रियल इंडिया देखा हूँ, इंडिया वालों के तस्वीरें ले लिया हूँ जहाँ पे भीख मांग रहे हैं लोग सिग्नलों के ऊपर, मस्जिदों के सामने, और नंगे भूखे जो चारों तरफ है। बोले मैंने रियल इंडिया, दिस इज़ रियल इंडिया, यूरोपियन लाइक पीपल लाइक दिस इंडिया, यानी इस तरह का इंडिया बोले हमको देखना पसंद है। मुझे आप बताइए, आज भी दुनिया हमको नंगा भूखा समझती है, हमारी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाली जाती है। और ये जो खबरें हैं अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब खबरें हमारी न्यूज़पेपर में आती है और ये खबरें जब सोशल मीडिया पे आती है, यूट्यूब पे लोग देखते हैं, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर्स में भी खबरें छपती है कि 70 साल का एक बूढ़ा अपनी 65 साल की बीवी को। तो मुझे आप बताओ इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? यह पहला वाक़या नहीं है, अभी जैसे इससे पहले भी कुछ वाक़यात ऐसे पेश आ चुके हैं। जैसे इससे पहले उड़ीसा के अंदर एक आदमी अपनी बीवी की नाश लेकर, यानी उसकी मैयत को उसने साइकिल से बांधकर बीवी की नाश को कांधे पे लेकर वो कांधे के ऊपर लेकर जा रहा था। और वो जब न्यूज़ वायरल हो गई तो बहरीन के जो वहाँ के जो राजा है उन्होंने अपनी तरफ से उसको कुछ हदिया वगैरह भेजा था वहाँ से। ऐसी बहुत सारी खबरें आते रहती है हमारे सामने। मुझे आप बताइए ना, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप बोलेंगे इसके लिए गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं है इसके लिए आप ज़िम्मेदार है। आप ज़िम्मेदार है इसके लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच थिंग्स। इस तरह की तमाम बातों के लिए आप ज़िम्मेदार। यार तुम हमको ब्लेम कर रहे, क्या हिसाब से हमारे ऊपर डाल रहे? इसलिए हम आपके ऊपर डाल रहे हैं क्योंकि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इस चीज़ का राइट और अधिकार दिया है कि आप अपने लिए किस तरह का लीडर चुनते हो। ये आपके ऊपर है। अगर आपने अच्छे लीडरों को चुना होता, अच्छे लोगों को एमएलए बनाया होता, अच्छे लोगों को नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया होता, अच्छे लोगों को सरपंच बनाया होता, अच्छे लोगों को पंचायत समिति और ज़िला परिषद में आपने चुनकर दिया होता, अच्छे लोग अगर आपके ऊपर हुकूमत कर रहे होते तो आपके ये हालात नहीं रहते थे। ये इस तरीक़े से आपको मोहताज, मजबूर, मिस्किन नहीं होना पड़ता था। फाके से आप एड़ियाँ रगड़ के नहीं मरते थे। ये आपकी गलती है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है, वोट डालने का टाइम आता है तो आप उसको वोट देते हैं, भले वो नाकारा हो। लेकिन अगर आपके बिरादरी का है, आपके ख़ानदान का है, अरे अपने बिरादरी का है, अपने समाज का है, डालो उसको वोट। या फिर आप उसको वोट डालते हैं जिसने 500 रुपये में आपका वोट ख़रीद लिया, जिसने 500 रुपये आपको दे दिया, वो 500 रुपये में 200 रुपये में आप जिसको अपना वोट बेच देते हो। ये आप जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि आपको अभी तक यही समझ में नहीं आया कि कौन सा जो कैंडिडेट है जो आपके यहाँ रियल में काम करने वाला है। आप काम करने वाले को वोट नहीं देंगे।
आप तो उसको वोट देंगे जिसने 500 में आपका वोट खरीदा, 200 रुपये में आपका वोट खरीदा। एक प्लेट बिरयानी या एक कप जो है आपको चाय का दे दिया जिसने, आप तो उसको वोट देंगे। तो आपने अपने वोट को बेचा। आपने कभी अपने वोट को 100 रुपये में बेचा, कभी 500 रुपये में बेचा, कभी 1000 रुपये में बेचा, और सही लोगों को आपने काम करने का मौका नहीं दिया। इसके लिए आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर सही लोगों को आप काम करने का मौका देते थे तो आज आपको इस तरीके के हालात फेस नहीं करना पड़ते थे, क्योंकि उन मुल्कों में लोगों ने वही किया। सिंगापुर के अंदर पता है आपको, सिंगापुर की जिसने काया पलट दिया, जिस लीडर ने सिंगापुर की काया पलटा, वो लीडर वो था। वो लीडर ने रोते हुए अपने लोगों से कहा, जब सिंगापुर आज़ाद हुआ उसने रोते हुए अपने लोगों से कहा, तुम घबराना मत, सिंगापुर अगर हमको अलग भी मिला है तो हम तुमको किसी का मोहताज नहीं बनने देंगे। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा के पूरी ताकत, पूरी एनर्जी अपने मुल्क को डेवलपमेंट करने में लगा दिया। आज वो सिंगापुर के अंदर आप देख सकते हैं दुनिया में, यानी दुनिया का जो है वो जंक्शन है, दुनिया की जितनी भी ये शिपिंग्स है और सारे ये जो जाते हैं ये सब सिंगापुर होते हुए ही। दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलेनियर बिलेनियर सिंगापुर में ही हैं। दुनिया के सारे बैंकों के हेडक्वार्टर्स सिंगापुर में ही हैं। वो सिंगापुर जो लीडर था वहाँ का, उसके बाद लोगों ने किसी भी इलेक्शन में उसके मुकाबले में भी कोई खड़ा नहीं रहा। लोगों ने कहा कि नहीं, हमको यही लीडर चाहिए। वन साइड उसको वोट देते रहे और उसने जो लोगों से अपने वादा किया कि मैं तुम्हारी गरीबी इफलास सब दूर करके तुमको एक ऐसा मुल्क दूंगा जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल रहेगा, वाकई में दिया उसने। और आपको पता है अभी थोड़े साल पहले वो लीडर की मौत हो गई। उसकी जिस दिन मौत हुई थी उस मुल्क का जो 99% जो पॉपुलेशन है वो रो रहा था उस दिन, 99%। और शायद मैंने किसी न्यूज़पेपर में या कहीं पे पढ़ा था कि तकरीबन उतने ही लोग जो है उसकी मय्यत में भी शरीक थे। यानी पूरे मुल्क में ऐसा कोई इंसान ही नहीं था जो उस दिन अपने घर में रहा हो। लोगों को इतना गम हुआ अपने लीडर के मरने का। क्यों? उन्होंने चुना था वैसा लीडर, जिस लीडर ने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया अपने मुल्क के डेवलपमेंट के लिए। और वो मुल्क जहाँ पे पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं था, उस मुल्क को उसने पूरी दुनिया का हब बना दिया, फाइनेंशियल हब, बैंकिंग हब, शिपिंग कॉरपोरेशन का जंक्शन बना दिया। ऐसे लीडर जिनके मरने पर पूरा मुल्क गम मनाए, पूरे मुल्क के लोगों की आंखों में आंसू हो और पूरा मुल्क जिसके जनाजे में खड़ा रहे, लीडर इसको बोलते हैं। एक प्लेट बिरयानी, आधा कप चाय, गुटखे की पुड़ी 200-500 रुपये में वोट बेचकर जिसको आप लीडर जिसे आप अपना लीडर बना रहे हो, जब तक आप ऐसे लोगों को लीडर बनाते रहोगे ना, उस वक्त तक आपके हालात दुरुस्त होना मुश्किल है। अल्लाह हम तमाम को अपना वोट जो है उसकी ताकत का सही इस्तेमाल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।